हेलो एवरीवन। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 30 सितंबर आपकी हो चुकी है और आज से आपकी एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपकी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, सभी स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया था? यह ठीक है, आनंद मठ से, भारत भारती से, मांडुक्य उपनिषद से, या फिर मेरे भाई आपके कथा उपनिषद से। देखो भाई, बात हो रही है किसके बारे में? राष्ट्रीय गीत के बारे में। अब हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि वंदे मातरम इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाए। ठीक है, वंदे मातरम होगा इसका राइट आंसर। अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, सर ये भी तो पता होना चाहिए। तो लेखक कौन है मेरे भाई? आप बोलोगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है मेरे भाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर मेरे भाई चटर्जी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई किस पुस्तक में संकलित है? तो मेरे भाई आनंद मठ में इसका संकलन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करूं तो पहली बार कब गाया? सर पहली बार गाया था। पहली बार कब गाया? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर 1896 की। 1896 की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसको पहली बार गाया गया था। यहीं पर मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में? राष्ट्रगान के बारे में। भाई राष्ट्रगान के बारे में पूछा जाएगा तो राष्ट्रगान कौन सा है? सर ये तो है हमारा जन गण मन। ठीक है, जन गण मन। ठीक है, राष्ट्रगान की बात करें तो इसको सबसे पहली बार कब गाया था? पहली बार गाया था मेरे भाई कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया? ठीक है, राष्ट्रगीत को और मेरे भाई राष्ट्रगान दोनों को कब अपनाया था? तो कब अपनाया? तो मेरे भाई ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेट है। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इनको अपनाया था, ये बात भी पता होना चाहिए। भरत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन मेरे भाई? मैथिली शरण गुप्त जो है भरत भारती के लेखक हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और मांडुक्य उपनिषद से हमने क्या लिया? तो आप बोलोगे सर इससे तो हमने सत्यमेव जयते लिया है। कौन सा मेरे भाई? सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया? मांडुक्य उपनिषद से लिया है। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय गीत की बात हुई, वंदे मातरम है, लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, पहली बार 1896 में गाया गया और आनंद मठ पुस्तक में इसे लिखा गया है। बात करें भरत भारती के बारे में, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं, मांडुक्य उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को लिया है। राष्ट्रगान की बात करें तो वो हमारा है जनगण मन, पहली बार 1911 में गाया गया था। और अगर बात करें राष्ट्रगान की और राष्ट्रगीत की तो दोनों को ही मेरे भाई 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की बात हो रही है मेरे भाई। श्रीनिवास अय्यर, अरुणा साईराम, रामानुजन अयंगर, इसके अलावा मल्लिका अर्जुन मंसूर। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि श्रीनिवास अय्यर और अरुणा साईराम के बारे में, तो ये दोनों के दोनों ही मेरे भाई आपके कर्नाटक संगीत से संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई? कर्नाटक संगीत से ये संबंध रखते हैं। अगर कर्नाटक संगीत के पितामह के बारे में बात करें, पितामह बोल दो या फिर मेरे भाई जनक बोल दो, तो मेरे भाई कौन है? सर वो तो पुरंदर दास हैं। कौन मेरे भाई? पुरंदर दास इसके क्या हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे या फिर पिताजी हो जाएंगे। कर्नाटक संगीत की एक शैली है, कर्नाटक संगीत की एक शैली है जिसको बोलते हैं मेरे भाई क्या? वर्णम। क्या बोला जाता है मेरे भाई? वर्णम इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं किसके बारे में? रामानुजन अयंगर के बारे में। ठीक है, अगर बात करते हैं किसके बारे में? रामानुजन अयंगर के बारे में बात करें तो ये मेरे भाई एक गणितज्ञ थे। ठीक है, गणित विषय से इनका संबंध था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मल्लिका अर्जुन मंसूर इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? ध्रुपद के बारे में। ठीक है, ध्रुपद एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई कि ध्रुपद क्या है, तो ध्रुपद के बारे में लिख लो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की
सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो सबसे पुरानी शैली है मेरे भाई आपकी ध्रुपद। ठीक है, तो देखो श्रीनिवास अय्यर और अरुणा साईराम दोनों का संबंध कर्नाटक संगीत से है, पितामह इसके पुरंदरदास हैं, इसकी शैली का नाम है वर्णन। रामानुजन अयंगर का गणितज्ञ हो जाएंगे, मल्लिका अर्जुन इस सवाल का राइट आंसर होगा। और ध्रुपद के बारे में क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली का नाम है मेरे भाई आपके ध्रुपद। तो याद रखना मेरे भाई, एग्जाम में आ सकती है। अगला सवाल आपके सामने है, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? यानी कि मेरे भाई आपको तो ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो कपास है वो कहां पर पैदा होता है? बिहार और पश्चिम बंगाल में, पंजाब हरियाणा में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो मेरे भाई सर पश्चिम बंगाल की बात हो रही है क्या? जूट सबसे ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, जूट कहां पर सबसे ज्यादा पैदा होता है? सर ये तो पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कपास के बारे में, तो महाराष्ट्र और गुजरात इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। अगर मैं कपास की बात करता हूं, तो कपास मेरे भाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये काली मिट्टी में पैदा होता है। कौन सी मिट्टी में मेरे भाई? काली मिट्टी में कपास पैदा होता है, और काली मिट्टी को मेरे भाई कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी मेरे दोस्त? कपासी मिट्टी भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी? रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करता हूं, तो महाराष्ट्र के मेरे भाई लोक नृत्य एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो मेरे भाई महाराष्ट्र के लोक नृत्य, हो सकता है कि आज के पेपर में पूछ ले। तो लिखो गफा, गोरीचा, इसके अलावा मेरे भाई लावणी, इसके अलावा लेजिम, इसके अलावा मेरे भाई ललिता। ठीक है, ललिता, इसके अलावा मेरे भाई दहीकला। ठीक है, दहीकला, इसके अलावा मेरे भाई पोवाड़ा। ठीक है, पोवाड़ा, इसके अलावा मेरे भाई तमाशा। ठीक है, तमाशा। ठीक है, तो ये मेरे भाई महाराष्ट्र के क्या है? लोक नृत्य कि गफा, गोरीचा, लावणी, लेजिम, ललिता, दहीकला, पोवाड़ा, तमाशा, ये मेरे भाई महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। यहीं पर मेरे भाई गुजरात के लोक नृत्य भी पूछे जाएंगे। गुजरात के लोक नृत्य मेरे भाई सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है मेरे भाई आपका लाशा। कौन सा मेरे भाई? लाशा। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई गरबा। ठीक है, गरबा, इसके अलावा मेरे भाई डांडिया, डांडिया, इसके अलावा मेरे भाई गौरी। ठीक है, गौरी। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई टिप्पणी। कौन सा? टिप्पणी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य मैंने बता दिए और गुजरात के लोक नृत्य मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले भाई जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं कि बिना जीके जीएस के नौकरी लगने वाली है नहीं एमटीएस में, क्योंकि 75 नंबर की जीके आती है भाई। कहां तक बचोगे मुझे ये बताओ। ठीक है, तो भाई जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है और वो चाहते हैं भाई हमको जीके जीएस के नोट्स मिल जाए कहीं से, तो मेरे भाई आपकी जीके जीएस में सुधार के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। साथ में टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है। कितने रुपए का? 50 रुपए का ये पीडीएफ है, जिसमें आपको 7 से 8 हजार क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में गारंटी लेता हूं कि 40-45 नंबर का मैटर हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। यानी कि 50 रुपए में 40-50 नंबरों की गारंटी। आप बाजार में कोई किताब खरीदने जाओगे 100, 200, 250, 300 रुपए किताब मिलेगी, और फिर भी गारंटी नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 रुपए में 40 से 45 नंबरों की। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपए में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अपने अगले सवाल पर। ये लो भाई एसएससी का फेवरेट सवाल है ये। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। ठीक है, और कुछ आए ना आए, लेकिन एमटीएस के पेपर में ये जरूर आएगा, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, तो भाई 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। 1976 इसका होगा राइट आंसर। 1978 मेरे भाई आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा मेरे भाई संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया मेरे भाई? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, और कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद नंबर 300A में इसको रख दिया। किसमें भाई? अनुच्छेद नंबर 300A में इसको रख दिया।
यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, 42वें संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। तो इसके द्वारा मेरे भाई संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मेरे भाई, 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अगर मैं बात करता हूं इन मौलिक कर्तव्यों को, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश लगी। किसकी मेरे भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश लगी। इसके अलावा मेरे भाई बात करते हैं, इनको भाग नंबर 4A में रखा गया, भाग नंबर 4A में रखा गया, और अनुच्छेद नंबर 51A में इनको रखा गया। किसमें, अनुच्छेद नंबर 51A में रखा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, 8 मौलिक कर्तव्यों की, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश लगी, भाग नंबर 4A में रखा गया, अनुच्छेद नंबर 51A में इनको रखा गया है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद नंबर 300A में रख दिया। क्लियर है मेरे भाई। तो 1976 राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यह कारनामा आपका हुआ था। अगला सवाल है मेरे भाई, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका पर जीत के लिए भारत की कप्तानी किसने की थी। अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, कि 2011 की बात हो रही है, तो जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको तो इसका आंसर आता ही होगा कि 2011 में हमारी जो ठीक है मेजबानी थी, या फिर सॉरी कप्तानी, वो किसने की थी। आप बोलोगे सर ये तो महेंद्र सिंह धोनी ने की थी। किसने मेरे भाई, महेंद्र सिंह धोनी ने। और आपको ये बताना है कि 2024 में, ठीक है, जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भारत की मेजबानी किस, ठीक है, भारत की कप्तानी किसने की थी, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। 2024 वाला आपको बताना है, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे, ठीक है, जिनको माही के नाम से जानते हैं, ठीक है, माही के नाम से, और जिनको मेरे भाई कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कैप्टन कूल के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपना सकती है। मेरे भाई राजस्व घाटा होता क्या है, राजस्व घाटा ये होता है कि मेरे भाई जब सरकार की आय हो जाए कम और मेरे भाई खर्चा हो जाए ज्यादा। भाई तुम्हारी मम्मी तुमको 10 रुपए दे के भेजे बाजार में और तुम खर्चा करके आ जाओ 15 रुपए का, तो सीधी सी बात है भाई 5 रुपए का घाटा ही होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो मेरे भाई वही होता है आपका राजस्व घाटा, यानी सरकार के पास में जो रेवेन्यू है वो तो मेरे भाई आए कम, और सरकार का जो खर्चा हो जाए वो हो जाए ज्यादा, तो मेरे भाई उसको बोलते हैं राजस्व घाटा। अब इस राजस्व घाटे को भाई सरकार कर्जे में तो नहीं रह सकती, तो इस राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए कौन सा कदम उठा सकती है सरकार, तो मेरे भाई करों में सुधार कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी इस चीज पर टैक्स कम है तो टैक्स बढ़ा सकती है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना ये तो कहीं से भी हो ही नहीं सकता। मुफ्त में बांटी जाने वाली वस्तु, भाई सरकार पहले ही कर्जे में डूबी हुई है और मुफ्त में और चीजें बांटे तो और ज्यादा कर्जा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। सब्सिडी को बढ़ा देना, भाई मान लो तुमको सरकार 400 रुपये दे रही है सब्सिडी के, तब भी सरकार घाटे में है। अगर मान लो सब्सिडी को बढ़ाकर ही 700 रुपये कर दे तब तो और ज्यादा घाटे में हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो करों में सुधार कर सकते हैं भाई, मान लो किस चीज पर कम टैक्स कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा सकती है, किसी चीज पर टैक्स नहीं लग रहा तो उसमें लगा सकती है, तो ये करके सरकार जो अपने घाटे को पूरा कर सकती है, ठीक है। करों में सुधार राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्व भाग में स्थित है। जैंतिया की पहाड़ियां, पटकाई बूम पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, या फिर मेरे भाई आपकी खासी पहाड़ियां। तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, गारो के बारे में, खांसी के बारे में और जैंतिया के बारे में। ये तीनों के तीनों जो पहाड़ी हैं ये मेरे भाई आपके मेघालय में स्थित है। कहाँ पर मेरे भाई, मेघालय में आपकी स्थित है। लेकिन सबसे पूर्वी भाग की बात हो रही है तो पटकाई बूम पहाड़ी इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। पटकाई बूम पहाड़ी इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये पटकाई बूम पहाड़ी जो है मेरे भाई आपके नागालैंड में भी है, ठीक है, ये नागालैंड में भी आपके हैं। इसके अलावा मेरे भाई ये आपके मिजोरम में भी है, ठीक है, मिजोरम में भी है, ये आपके मणिपुर में भी है, मणिपुर में भी है, ठीक है। इस तरीके से ये पहाड़ियाँ आपकी फैली हुई हैं। और जो आपकी बर्मा यानी कि म्यांमार के साथ में जो इसकी सीमा लगती है ना, वहाँ तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, यानी कि सबसे पूर्व भाग तक ये पहाड़ी फैली हुई हैं, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। और गारो, खासी और जैंतिया ये सर मेघालय में है। अगला आ जाइए भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है। दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, या फिर मेरे भाई पुदुचेरी। तो मेरे भाई सबसे अधिक महिला साक्षरता की बात हो रही है सर,
सर महिला साक्षरता की बात कर रहे हो, इतना आसान सवाल। तो मेरे भाई जब भी साक्षरता दर की बात होगी लक्षद्वीप का नंबर सबसे पहले आएगा। भाई लक्षद्वीप की तो है सबसे ज़्यादा साक्षरता, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? लक्षद्वीप की। ठीक है। और मेरे भाई मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका? सर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? पुद्दुचेरी का है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो मेरे भाई दिल्ली का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात होगी तो दिल्ली का होगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात होगी तो लक्षद्वीप होगा, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात होगी तो वो आपका पुद्दुचेरी होगा। ठीक है। और ये मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो लक्षद्वीप इसका होगा राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। यानी कि जो ऊंट उत्सव है वो मेरे भाई कहाँ पर मनाते हैं? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, या फिर मेरे भाई आपके बीकानेर में। तो ऊंट उत्सव की बात हो रही है, ये मेरे दोस्त बीकानेर में मनाते हैं। कहाँ पर मेरे भाई? बीकानेर में। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई किसके बारे में? हाथी महोत्सव के बारे में। किसके बारे में? हाथी महोत्सव के बारे में। तो हाथी महोत्सव मेरे भाई आपका जयपुर में मनाते हैं। कहाँ पर मेरे भाई? जयपुर में मनाते हैं हाथी महोत्सव। ठीक है। तो जयपुर महोत्सव हाथी में और ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में। ठीक है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को, ठीक है, मलिक काफूर को नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो भाई मलिक काफूर, इतना आसान सवाल सर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के समय पर था, जिसने 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है, इसने क्या किया था मेरे भाई? शासन किया था। ठीक है। 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे भाई आप सभी को पता होगा बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। कौन सी मेरे भाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की थी। इसके अलावा मेरे भाई इसने सीरी शहर की स्थापना की थी। किसकी मेरे भाई? सीरी शहर की स्थापना भी किसने की थी? सर ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्लियर है मेरे भाई? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी निवास करती है? यानी सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म के लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? सर वो रहते हैं आपके महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग, सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग, तो ये मेरे भाई आपके यूपी में रहते हैं। कहाँ पर? यूपी में। ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? और महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को खालिस्तान कहा जाता है? डक कहते हैं, बाउंसर, ग्रैबर, लेग बाई। तो मेरे भाई जब क्रिकेट में तेज गति से सिर के ऊपर जो गेंद फेंकी जाती है उसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? तो क्रिकेट के प्रेमी आंसर दे ही देंगे कि सर इसको तो बाउंसर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नहीं है बल्कि ये अपने आप में, ठीक है, बहुत सारे नंबर आपके लेके बैठा है। ठीक है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है। देखिए संविधान के भाग नंबर 1 में क्या है? सर संघ और राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक है। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है, जो कि 5 से लेकर 11 में है, अनुच्छेद में। ठीक है। भाग नंबर 3 में क्या है? मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि 36 से 51 में है। भाग नंबर 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 51A के अनुच्छेद में इनको रखा गया है। 5वें में क्या है मेरे भाई? संघ है, ठीक है, जो मेरे भाई 52 से 151 में है। भाग नंबर 6 में राज्य हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर 152 से 237 तक। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है। जिंदगी में किसी को भी भूल जाना, इनको मत भूल जाना। ठीक है। ये भाई आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है। ये आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो मेरे भाई याद रख लेना, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4A में मूल कर्तव्य, 5वें में संघ और 6ठे में राज्य। इसके अलावा मेरे भाई बात करते 7वां इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। 7वां इंपॉर्टेंट है नहीं। 8वें को याद रख लेना मेरे भाई। 8वें में संघ और राज्य क्षेत्र, 9वें में है आपकी पंचायत राज, 9वें के A में है आपकी नगर पालिका, और 9वें के B में आपकी सहकारी समितियां। ठीक है। यानी कि सहकारी सोसाइटी। 10वें में है आपकी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। फिर 11वां इंपॉर्टेंट नहीं है। 12वां लिखो तो लिख लो, वित्त और संपत्ति समुदाय। ठीक है। फिर 13वां इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। 13वां इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मेरे भाई 14वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
15वां इंपॉर्टेंट है, 15वें में है मेरे भाई आपका निर्वाचन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 16वां इंपॉर्टेंट नहीं है, 17वें में लिख लो राजभाषा का, ठीक है। 18वें में मेरे भाई आपातकाल है, और भाई 19वें में आपका प्रकीर्णन, और 20वां इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद नंबर 368 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनके बिना एसएससी की एग्जाम अधूरी है। एसएससी की एग्जाम में ये पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब ये आपसे एसएससी की एमटीएस की एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने, अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मेरे भाई वही बात है कि जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, और सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे। ओनली 50 रुपये का ये पीडीएफ है, जिसमें 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे, और 40 से 45 नंबर की गारंटी हो भाई हूबहू पेपर में मिलने की। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है भाई।